Hello my dear students, you are very welcome on my YouTube channel Unique English Guru by SP Sir Unique। जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैंने आपको पहला पोएम आपको पढ़ा दिया गया है। उसके पहले मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच वाला पोर्शन समाप्त कर दिया था। आपका पहला पोएम जो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ है वो भी आपका पूर्ण रूप से अब समाप्त हो गया है। मैंने सबसे पहले उसका क्या बताया, हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया। हिंदी एक्सप्लेनेशन के बाद मैंने उसका आपको सेंट्रल आइडिया दे दिया और सेंट्रल आइडिया के बाद मैंने उसका एक यूनिक सा कॉन्टेक्स्ट दे दिया और यूनिक सा एक्सप्लेनेशन दे दिया और उसका क्रिटिकल कमेंट्स भी बता दिया, उसके रेफरेंस भी बता दिए। आपको लिखने का थोड़ा सा अब तरीका भी पता चल गया होगा कि इसको लिखा कैसे जाता है, हम बेटर लिख कैसे सकते हैं। ये सब आइडियाज़ मैंने आपको दे दिए हैं। तो आज फिर से हम आपके लिए, आपकी सेवा में, आपके लिए एक नया सा वीडियो लेकर के आए हुए हैं जिसका नाम होगा सेकेंड पोएम हम पढ़ने चल रहे हैं, जिसका नाम क्या होगा, द ट्रू ब्यूटी। द ट्रू ब्यूटी इज़ अ शॉर्ट पोएम। ट्रू ब्यूटी तो एक छोटी कविता तो है, लेकिन वह हमें बहुत सारे मोरल देती है। बहुत ही डिडैक्टिक पोएम है, बहुत ही समर्पित कविता, छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज्ञान देने वाली कविता है। जैसे कि एक कहावत कही जाती है हिंदी में, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वही वाली हाल है इस कविता में कि ये देखने में छोटी तो है लेकिन हमें लर्निंग व्यू कितनी देती है, हमें सीख कितनी देती है, इस बात का हमें ध्यान देना होगा। बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही म्यूजिकल पोएम है। दिस इज अ वेरी म्यूजिकल पोएम। बहुत ही संगीतबद्ध तरीके से इसको हम मतलब आपके सामने पेश करेंगे। बिल्कुल एक आरती जैसे इसको सिंग करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके पहले, जैसा कि मेरी आदत है और मेरी पढ़ाने की जो हैबिट है, जो मेरी पढ़ाने की स्किल है, वो ये कहती है कि सबसे पहले अगर कुछ भी बताओ तो जो लिखा है उसके बारे में बता दो और उसके बाद फिर पोएम के बारे में बता दो, फिर उसका जो टेक्स्ट है वो बताओ। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं क्या, अबाउट द पोएट जान लेते हैं। कवि के बारे में पहले जान ले हम। कवि हमारा क्या है, नाम क्या है उसका, बर्थ प्लेस कहाँ पर है उसका, उसके फादर नेम क्या, फादर का नाम क्या है और उस कहाँ से एजुकेशन प्राप्त किया था। इन सारी चीज़ों को हम जान लें। और ऐसी सारी चीज़ों को जानना इसलिए मस्ट होता है क्योंकि आप अभी इंटर कर रहे हो, इसके बाद आप बड़े, अब ये तो है नहीं इंटर की पढ़ाई आपको रोक देनी है, इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा। और जब आप बड़े लेवल के एग्ज़ाम दोगे तो यहाँ सब ऐसे उसके उनके फादर के नेम पूछे जाएंगे पोएट के, आप पोएट का जो बर्थ प्लेस कहाँ है, कहाँ से एजुकेशन एडाप्ट किए, उनके नोटेबल वर्क्स कौन से हैं, ये सब पूछा जाता है। इसीलिए आप जानो, अभी से जानो, अभी से सीखो कि क्योंकि जब आप उस टाइम रटोगे तो आप कहोगे हाँ कोई पढ़ाया था, आपके माइंड में एक बार दिमाग की बत्ती जलेगी कि हाँ ये चीज़ें हम पढ़े थे। ठीक है, तो आइए शुरुआत कर लेते हैं हम तुरंत ही। अबाउट द पोएट के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे डेट ऑफ बर्थ क्या है इनका। सबसे पहले हम जान लेंगे कि डेट ऑफ बर्थ क्या है टॉमस कैरू। अच्छा चलो, द ट्रू ब्यूटी पढ़ना है, डेट ऑफ बर्थ की बात अभी थोड़ी देर बाद बात कर रहे हैं। जो आपका पोएम है द ट्रू ब्यूटी, द ट्रू ब्यूटी जो है उसके पोएट कौन है, पोएट है टॉमस कैरू। कौन है, टॉमस कैरू है। टॉमस कैरू के बारे में ही तो हमें यहाँ जानना है। अब यहाँ पर हम जानेंगे टॉमस कैरू का जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। ईयर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ईयर क्या होगा मैं आपको बता भी दूं कि 1595 में। डेट इज नॉट एग्जैक्ट क्लियर सो आई कैन नॉट टेल यू, फिर भी लेकिन ईयर आप जान लो कि इनका डेट ऑफ बर्थ किस ईयर में है, 1595 में है। हाँ, जब तक आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो, इसके सेंट्रल आइडिया को लेते हो, तब तक मैं आपको इनका डेट भी एग्जैक्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी आप जानो डेट ऑफ बर्थ इनका कितना है, किस ईयर में है, 1595 में है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है बर्थ प्लेस इनका, कहाँ पर, किस जगह पर, किस देश में पैदा हुए थे। ठीक है, तो ये जानना होगा। तो बर्थ प्लेस भी इनका जान लो, कहाँ पर पैदा हुए थे। तो ये कहाँ पर पैदा हुए थे, वेस्ट विकमैन। कहाँ पर पैदा हुए थे, वेस्ट विकमैन एक क्षेत्र है, एक शहर है
जिसका नाम है वेस्ट विकमैन। वेस्ट विकमैन है। अब ये वेस्ट विकमैन कहाँ पर है, किस देश में है, तो मैं आपको ये भी बता दूं, ये लंदन में है। लंदन में एक शहर है जिसका नाम है वेस्ट विकमैन, और उसी शहर में आपके पोएट, द ट्रू ब्यूटी के पोएट टॉमस कैरू ने जन्म लिया। अब बात आ जाती है इनके फादर का नाम क्या है, इनके पिताजी का नाम क्या है। तो इनके पिताजी का नाम कोई लोग बता सकते हैं क्या है? ये इनके पिताजी का नाम था सर मैथ्यू कैरू। इनके पिताजी का नाम क्या था? सर मैथ्यू कैरू। इनका नाम टॉमस कैरू, इनका नाम मैथ्यू कैरू। कैरू इनका एक टाइटल है, इनके नाम में जुड़ा, उनके भी नाम में जुड़ा है। तो मैथ्यू और कैरू, टॉमस ये इनका नाम है, एक टाइटल है कैरू। तो 3 बातें अभी तक आप जाने, 3 पॉइंट्स यहाँ पर आपके क्लियर हुए हैं। पहला, डेट ऑफ बर्थ क्या है। दूसरा, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बता दिया, डेट विद डेट मैं आपको बता दूंगा, लेकिन और 1-2 वीडियो में जब भी एग्जैक्ट क्लियर होता है, क्योंकि गलत नॉलेज देना ये कंपलसरी नहीं, ठीक है। वेस्ट विकमैन, बर्थ प्लेस कहाँ पर है इनका? वेस्ट विकमैन में। वेस्ट विकमैन कहाँ पर है? लंदन में है। और लंदन के एक शहर में एक अच्छा सा कवि आपका जन्म लिया, और टॉमस कैरू। फादर नेम इनका क्या है? सर मैथ्यू कैरू। इनके फादर का नाम है मैथ्यू कैरू। चलो एक बात मैं और आपको बता दूं, मैथ्यू कैरू के टोटल 11 चिल्ड्रन थे, और उन्हीं 11 चिल्ड्रन में से, यानी कि टोटल मैन के कुल कितने भाई थे, जो भी भाई बहन थे सब मिला करके 11 लोग थे, और उन्हीं 11 में से और ये तीसरे नंबर के स्टूडेंट, और तीसरे नंबर के उनके सन थे, पुत्र थे। मैथ्यू कैरू के तीसरे पुत्र का नाम कौन सा, क्या नाम होगा? टॉमस कैरू। टोटल कितने बच्चे थे? 11। जानते रहिएगा, एक छोटा सा पॉइंट था, ये जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। अब बात आ जाती है इनका एजुकेशन, ये अपना एजुकेशन कहाँ से अडॉप्ट किए थे? एजुकेशन कहाँ से अडॉप्ट किए थे? तो मैं आपको ऐसे भी बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी एजुकेशन को अडॉप्ट किया। टोटल 1 2 3 4 पॉइंट आप जान लिए। डेट ऑफ बर्थ इनका कब है? 1595 है। बर्थ प्लेस कहाँ है? वेस्ट विकमैन में है। वेस्ट विकमैन कहाँ है? लंदन में है। फादर नेम क्या है? सर मैथ्यू अर्नाल्ड। और उसके बाद इनके कुल कितने बच्चे थे? तो 11 बच्चे थे। 11 में से तीसरे नंबर वाले टॉमस कैरू। चलो, और इसके बाद एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की है? एजुकेशन किस यूनिवर्सिटी से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अडॉप्ट किया। और मैं एक बात जान लो इनके बारे में, क्या कि ये एक किंग थे जिनका नाम था किंग चार्ल्स फर्स्ट। किंग चार्ल्स फर्स्ट के ये बहुत ही क्या थे? लवेबल थे, बहुत ही प्रिय थे। कौन? टॉमस कैरू बहुत ही लवेबल थे, यानी कि बहुत ही फेवर्ड में रहते थे, इनके बहुत ही फेवर्ड में रहते थे किंग चार्ल्स फर्स्ट के, टॉमस कैरू। और एक बात और जान लीजिए, और किंग चार्ल्स फर्स्ट ने इनको अपने ऑफिस में अपॉइंट भी कर लिया, और अपॉइंट होने के साथ साथ, अपॉइंट करने के साथ साथ इनको एक स्टेट भी सौंप दिया, इस स्टेट को आप संभालो। इतने ज्यादा फेवर्ड थे। कौन? टॉमस कैरू। किसके? किंग चार्ल्स फर्स्ट के। किंग चार्ल्स फर्स्ट के टॉमस कैरू बहुत ही लवेबल थे, बहुत ही फेवर्ड थे, और इन्होंने इसी फेवर्ड की वजह से, इसी लवेबल होने की वजह से इनको अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में नियुक्त किया और अपॉइंट किया, और अपॉइंट करने के बाद इनको एक स्टेट को भी सौगात में दे दिया। ठीक है, चलो ये और भी कितनी बातें रही इनके बारे में। इनके पिताजी, एक इनके बारे में और जान लो, इनके पिताजी के बारे में। सर टॉमस कैरू क्या थे? चांसरी होता था एक चांसरी, उसी चांसरी में क्या थे इनके पिताजी?
मास्टर थे उसी चांसरी के, यानी कि टॉमस कैरू के फादर का नाम क्या, सर मैथ्यू कैरू चांसरी में क्या थे, एक मास्टर थे। और भी मैं आपके बारे में इनके बारे में बता दूं, टॉमस कैरू भी क्या हो चुके थे, एक सेक्रेटरी हो चुके थे। सेक्रेटरी कहां पर हुए थे, सर ड्यूडले के क्लेयरटन में। सर ड्यूडले के एक क्या हो चुके थे, सेक्रेटरी भी बन चुके थे टॉमस कैरू। सर ड्यूडले के क्या हो चुके थे, सेक्रेटरी हो चुके थे। सर ड्यूडले कहां पर रहते थे, वेनिस में रहते थे। वेनिस में सर ड्यूडले के सेक्रेटरी के पोजीशन पर बने रहे कौन, टॉमस कैरू। कह आगे आ जाओ, इनकी एक बात और हम जान लेते हैं, इनकी जो सबसे लंबी पोएम है, अ वेरी लॉन्ग एंड नैरेटिव पोएम एंड अ वेरी लवेबल पोएम इज रैप्चर। उसका नाम क्या है, बहुत ही लंबी कविता, बहुत ही नैरेटिव पोएम है और बहुत ही लवेबल पोएम है, जिसका नाम क्या है, रैप्चर। तो ये रही इतनी सारी बातें इनके बारे में। और जिस पोएम को आप पढ़ने चल रहे हो, वो जो पोएम है, ये पोएम यानी कि द ट्रिब्यूटी, वह भी बहुत ही क्या है, मोरल पोएम है, बहुत ही ग्रेसफुल सॉन्ग वे में गाई गई है, ग्रेसियस सॉन्ग जैसी पोएम है। ये भी बहुत अच्छी पोएम है, छोटी है लेकिन बहुत अच्छी सीख दे के जाती है। यही हमें यहाँ पर सीखना है, यही हमें पर जानना है। तो इतनी सारी बातें रही इनके बारे में, हमने जाना, हमने आपको बताया और आपने जाना, आपने सीखा। और हमारा ये कर्तव्य था कि मैं आपको पहले उनके बारे में बताऊं, यानी कि पोएट के बारे में बताऊं। पोएट के बारे में बताने के बाद अब हम जानेंगे प्रोफाइल ऑफ द पोएम। हम अभी तक जान रहे थे प्रोफाइल ऑफ द पोएट, चलो अब जान लेते हैं प्रोफाइल ऑफ द पोएम। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सब कुछ अगर बताया जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है वो तो जानो। चलिए मैं आपको बता दूं, दिस पोएम इज द फेमस एंड लिरिकल पोएम ऑफ टॉमस कैरू। ये जो कविता है ना, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, पहली बात जान लो। सेकंड बात ये जान लो, सेकंड पॉइंट ये जान लो कि बहुत लिरिकल है। ये इतनी लिरिकल है, इतनी संगीतबद्ध तरीके से है कि इसको एज आरती, जैसे आरती गाया जाता है, ओम जय जगदीश हरे, वैसे गा करके इसको समाप्त कर सकते हैं। और मैं आपको वही तरीके से पढ़ाऊंगा भी। आप बिल्कुल आप ये ध्यान दो कि हमेशा इस बात को ध्यान दो कि आप यूनिक इंग्लिश गुरु से, एसपी सर यूनिक से इंग्लिश पढ़ रहे हो, और आपको आपकी इंग्लिश, आपका जो इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए वो बहुत ही बेटर होना चाहिए, प्योर रूप से होना चाहिए, बहुत ही यूनिक होना चाहिए। गर्दा उड़ा दो इंग्लिश में, पूरा धुआं धुआं कर दो हर जगह, इतना इस तरीके से पढ़ो। मैं सीधे कहता हूँ यही हमेशा है। और मैंने हमेशा आपसे कहा है कि इलाका चाहे जो भी हो, लेकिन धमाका हमेशा किसका होना चाहिए, यूनिक इंग्लिश गुरु के स्टूडेंट्स का ही होना चाहिए। ठीक है, चलो मैंने बताया दिस पोएम इज वन ऑफ द फेमस पोएम। किसकी फेमस पोएम है, फेमस लिरिक ऑफ द टॉमस कैरू। पोएम ना कह लो, फेमस लिरिक कह लो। बहुत ही प्रसिद्ध संगीतबद्ध कविता है किसकी, टॉमस कैरू की। और मैं आपको बता दूं, द पोएट प्रेजेस द स्पिरिचुअल ब्यूटी। इसमें बताया किसके बारे में गया है, प्रेज किया गया है किसके बारे में, प्रशंसा किसके बारे में की गई है, कभी यहाँ पर किसके बारे में प्रशंसा किया है, स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बात किया है या फिर फिजिकल ब्यूटी की प्रशंसा किया है, स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात किया है, यानी कि आध्यात्मिक जो सुंदरता होती है उसकी बात किया है। भौतिक सुंदरता की बात को बुराई किया है, भौतिक सुंदरता की बड़ाई नहीं किया है। अगर प्रशंसा किया है तो स्पिरिचुअल ब्यूटी की, यानी कि जो आत्मीय सुंदरता होती है, इनर ब्यूटी की बड़ाई किया है, प्रेज किया, प्रशंसा किया है। आगे मैं आपको और बता दूं इसके बारे में, इस पोएम के बारे में, कि ये जो पोएम है, दिस पोएम इज शॉर्ट बट इम्प्रेसिव एंड डिडैक्टिक। और मैं तीसरी पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये पोएम शॉर्ट तो है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10, टोटल 10 लाइन है। इसके पहले वाली पोएम बहुत बड़ी थी, 3 स्टेप में समाप्त हुआ था, इसको तो एक ही स्टेप में समाप्त करना है। तो ये 10 लाइन की पोएम तो है बट इम्प्रेसिव है एंड डिडैक्टिक है, बहुत ही प्रभावित करेगी आपको, बहुत ही समर्पित कविता है आपकी ये।
और ये भी बताया गया है कि जो ट्रू ब्यूटी होती है वो परमानेंट होती है, जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो परमानेंट नहीं होती है, वो समाप्त हो जाती है और वो मीनिंगलेस होती है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, ऐसी सुंदरता भाड़ में जाए। ये सीधे बात बताई गई है यहाँ पर, इसने बताया है। और आपको बता दूं इसमें एक चीज और जान लो कि जो ये तो हो गया कि हाँ आध्यात्मिक सुंदरता हमेशा बनी रहेगी और जो शारीरिक सुंदरता वो हमेशा नहीं बनी रहेगी, इसलिए हमें किस में विश्वास रखना चाहिए, आध्यात्मिक सुंदरता में, इनर ब्यूटी में बिलीव करना चाहिए, ना कि शारीरिक सुंदरता पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। यही बात हमें बताया है इस पोएट ने। और मैं आपको लेकिन सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि यहाँ पर आर ये कोरल लिप एडमायर कह रहा है, आर ये कोरल लिप एडमायर, या ये वाली जो लाइन है, अथवा मूंगे जैसे होंठ और फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स आर फ्रॉम स्टार लाइक आई डस सीक, यहाँ पर क्या है, मेटाफर अगर देखोगे, मेटाफर यानी कि रूपक अलंकार कहां पर मिल जाएगा, आर ये कोरल लिप एडमायर रूपक अलंकार होगा। कह रहा है कि आर ए कोरल लिप एडमायर, कह रहा है यानी कि मूंगे जैसे होंठ, रूपक अलंकार एक रूपक अलंकार होगा यहाँ पर। इसके बाद बताएगा फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स इन, कह रहा ये कह रहा यहाँ पर क्या हो जाए, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बनेगा, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक वाली लाइन में, उसके ऊपर वाले में यहाँ पर क्या होगा, सिमली होगा, लाइक आया है ना, सिमली होगा। ऐसे आप फिगर ऑफ स्पीच भी पहचान लो, जानो फिगर ऑफ स्पीच क्या है। आइए अब हम शुरू कर लेते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन मैंने बताया था, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप सिंग कैसे करोगे इसको, एज आरती, जैसे कि एक किसी देवी देवता की आरती की जाती है वैसे इसको गा करके आप सुना सकते हो, कोई समस्या नहीं है सुनाने में। कैसे, देखो लिखा गया है, क्या लिखा गया है उसको एक बिल्कुल मुझे जगदीश सरे वाले आरती की तरह आप सिंग कर सकते हो, आप भी सिंग कर सकते हो, मेरे साथ आप प्रैक्टिस करना, अच्छे से गा लोगे। लिखा गया है, He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from starlight eye doth seek fuel to maintain his fires, as old time makes this decay, so his flames must waste away. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. He that loves a rosy cheek. ऐसे आप सिंग कर सकते हो, इट इज़ वेरी सिंपल। इतना लिरिकल है, इतना संगीतबद्ध तरीके से इसको टॉमस कैरो ने लिखा है कि आप इसको गा सकते हो। चलो अब आते हैं हम, आप बारी आ जाती है हिंदी एक्सप्लेनेशन की और उसको पढ़ लेते हैं, जल्दी से समाप्त करते हैं इस पोएम को। देखो लिखा गया है, ही दैट लव्स आ रोजी चीक, यानी कि वह व्यक्ति, ही दैट वह जो, लव्स मीन्स प्रेम करता है, आ रोजी चीक गुलाबी गालों से, वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है। आर ये कोरल लिप एडमायर्स, आर मीन्स अथवा, आ कोरल लिप मतलब मूंगे जैसे मुलायम होंठ, कह रहा है एडमायर्स मीन्स होंठों की प्रशंसा करता है। देखो ही दैट लव्स आ रोजी चीक, वह जो क्या करता है, गुलाबी गालों को प्रेम करता है, गुलाबी गालों से प्रेम करता है। आर ए कोरल लिप एडमायर्स, अथवा मूंगे जैसे मुलायम होठों की प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आईज डथ सीक, अथवा फ्रॉम मीन्स से, स्टार लाइक मीन्स होता तारों जैसी आंखें, प्यारी प्यारी आंखें, डथ सीक मतलब प्रेम की को खोजता है, अथवा तारों भरी आंखों में प्रेम खोजता, तारों वाली आंखों में प्रेम खोजता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, यहां से आप अर्थ देखोगे, फ्यूल मीन्स क्या होता, ईंधन। अगर आपको अपने प्रेम की ज्वाला या फिर इंजन चलाना है गाड़ी का तो ईंधन की जरूरत पड़ेगी ना। तो ऐसे प्रेम वाला जो व्यक्ति होता है तो उसको भी क्या करना पड़ता है, अपने प्रेम की ज्वालों को बनाए रखने के लिए ईंधन की जरूरत
पड़ती है। तो ये कह रहा फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, यानी कि अपने प्रेम की ज्वाला को बनाए रखने के लिए एक जो प्रेमी व्यक्ति होता है वह तारों भरी आंखों में, तारों जैसी आंखों में प्रेम खोजता है, अथवा क्या करता है, मूंगे जैसे मुलायम मुलायम होठों की प्रशंसा किया करता है। ही दैट लव्स आ रोजी चीक, और क्या करता है, वह गुलाबी गालों से भी प्रेम किया करता है। अगर जब तक आप किसी की प्रशंसा नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं, चाहे वो गार्ड हो या कोई भी हो। प्रशंसा करोगे तो सब कुछ है, नहीं प्रशंसा करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए प्रेमी व्यक्ति भी क्या करता है, सबकी प्रशंसा करता है, सब कुछ। और ये फिर से देख लो, आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अभी हमें कवि ने बताया कि लोग कैसे कैसे होते हैं। जो प्रेमी व्यक्ति होता है, जो सारी सुंदरता से प्रेम करता है, वो किससे किससे प्रेम करता है, वही बात बताया है। ही दैट लव्स आ रोजी चीक, कह रहा वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है। आर ए कोरल लिप एडमायर्स, अथवा मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। आगे फिर कहता आर फ्रॉम स्टार लाइक आई डस सीक, अथवा फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अपने प्रेम की अग्नि को, प्रेम की ज्वाला को बनाए रखने के लिए तारों जैसी आंखों में प्रेम को खोजता है। उसी के बारे में बताया। आगे फिर देखो, एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, वो क्या हो जाता है, उसकी जो सुंदरता होती है, एज ओल्ड टाइम्स, जैसे ही मतलब समय बीतता है, दीज डिके, सारी सुंदरता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। डिके मीन समाप्त हो जाना। कह रहे सो हिज फ्लेम्स मस्ट वे अवे, और उसके साथ साथ, यानी कि समय के साथ साथ सुंदरता तो गायब होती ही है, साथ ही साथ उसकी जो प्रेम की ज्वाला होती है वो भी क्या हो जाती है, अवे हो जाती है, नष्ट हो जाती है। एक बार फिर से देख लोगे, ही दैट लव्स आ रोजी चीक, वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है। और फिर कहता आर ये कोरल लिप एडमायर्स, अथवा मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा किया करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आई डस सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अथवा अपने प्रेम की अग्नि को, प्रेम की ज्वाला को बनाए रखने के लिए और तारों जैसी आंखों में अपने प्रेम के भावनाओं को खोजता रहता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये सारी सुंदरता समाप्त हो जाती है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और उसके साथ साथ उसकी प्रेम की जो ज्वाला होती है वो भी समाप्त हो जाती है। आगे आ जाओ, इसके बाद दूसरे वाले स्टैंजा पर लिखा है, बट लेकिन एक स्मूथ में साफ सुथरा एंड स्टीड फास्ट, यानी कि जो सक्रिय मस्तिष्क होता, माइंड मिस मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स कावा लगा है, कई चीजों के बारे में लिखा गया है। स्मूथ यानी कि साफ सुथरा, स्टीड फास्ट यानी कि जो हमारा कुशाग्र बुद्धि वाला जो मस्तिष्क होता है, जेंटल थॉट्स जो उसमें साधारण बने की उच्च विचार आते हैं, एंड काल्म डिजायर्स, और शांत इच्छा वाला जो मस्तिष्क होता है, वो हर्ष विद इक्वल लव कंबाइंड, उससे हमारा हृदय क्या करता रहता है, बराबर का प्रेम करता है। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, और इसकी जो ज्वाला होती है वो कभी मरती नहीं है। एक बार फिर से देख लो, पूरा अर्थ अब तक मीनिंग वैसे देखे थे, अब ऐसे देखो, बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काल्म डिजायर्स, लेकिन एक जो साफ सुथरा और जो उच्च विचारों वाला मस्तिष्क होता है, जिसमें हमेशा उच्च विचार आते रहते हैं, शांत इच्छाएं जिसमें पाई जाती हैं, हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, उनसे हृदय हमारा बिल्कुल बराबर का प्रेम करता है। फिर कहता है कैंडल नेवर डाइंग फायर्स, और ऐसी जो प्रेम की भावना होती है वो भावना कभी मरने वाली नहीं होती है। और कभी फिर से आपको कहता है where these are not, कह रहा where these are not, जहां पर ये सब नहीं होते हैं, I despise, मैं उनसे घृणा करता हूँ। किससे किससे, कह रहा where these are not, यानी कि जहां पर ये सब नहीं होते हैं, लवली चीक और लिप, कोरल लिप, वहां पर क्या होता है, ये सभी हमारे माइंड, उन सबसे हमारा हृदय बहुत क्या करता है, बराबर का प्रेम करता है, और ये सब कभी समाप्त नहीं होते हैं। फिर कहता I despise, मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक्स, गुलाबी गालों से, और लिप्स और आईज, मैं गुलाबी गालों से, मूंगे जैसे होठों से, और तारों वाली आंखों से मैं घृणा करता हूँ। एक बार फिर से बहुत जल्दी से सरसरी निगाह से पूरा पोएम हम देख लेंगे और समाप्त कर लेंगे। कह रहा ही दैट लव्स आ रोजी चीक आर ए कोरल लिप एडमायर्स, वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, आर ए कोरल लिप एडमायर्स, अथवा मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है, आर फ्रॉम स्टार लाइक आई जस्ट सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अथवा अपने प्रेम की ज्वाला को बनाए रखने के लिए, प्रेम की भावना को हमेशा बनाए रखने के लिए तारों जैसी आंखों में प्रेम खोजता रहता है। एज ओल्ड टाइम मेक दिस डिके, और जैसे ही जैसे समय व्यतीत होता जाता है,
वैसे ही सारी सुंदरता जो होती है, सारी शारीरिक सुंदरता वो समाप्त होती जाती है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। और जो प्रेमी होता है, जो ऐसा व्यक्ति होता है, शारीरिक सुंदरता से प्रेम करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसकी भी जो प्रेम की ज्वाला होती है वो भी क्या होने लगती है, समाप्त होने लगती है। बट आई स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन एक साफ सुथरा और उच्च विचारों वाला जो मस्तिष्क होता है, जेंटल थॉट्स, उसमें जो उच्च विचार आते हैं, एंड काल्म रिजल्ट, और उसकी जो शांत इच्छाएं होती हैं, हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड किंडल नेवर डाइंग फायर्स, कह रहा, और उनसे जो हमारा हृदय होता है वो बराबर का उनसे प्रेम करता है। और ये जो ऐसी सुंदरता होती है जो कभी मरती नहीं है। दीज आर नॉट, जहाँ पर ये सब नहीं होते हैं, यानी कि लवली चीक और सब सारी चीजें नहीं पाई जाती, वहाँ की सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती है। आगे फिर कहता आई डिस्पाइस, मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक्स, गुलाबी गालों से, लवली चीक्स और लिप्स आर आईज, मैं सुंदर आंखों से, सुंदर होठों से, मुलायम होठों से और तारों जैसी आंखों से मैं घृणा करता हूँ। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे, और इससे भी अच्छा मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर लिखें। आज की क्लास में आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।